सो हेलो फ्रेंड्स, हम अभी आ चुके हैं अपना जे एडवांस लेक्चर सीरीज पार्ट 4 में। और यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम लिया है 3.288। अ वायर बेंट एज अ पैराबोला y इक्वल टू bx स्क्वायर is located in a uniform magnetic field of induction B. The vector v vector being perpendicular to the plane xy. At the moment t equal to 0, a connector starts sliding translating wise from a parabola apex with a constant acceleration a. See the figure, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आपके एक रेल जैसा होता है ना, रेल प्रॉब्लम हम लोग क्लास 12 में सीखे थे नॉर्मल जेएमएस लेवल का। यहाँ पे एक वायर है जो रेल की तरह काम कर रहा है और उसका शेप जो है पैराबोलिक है और उसका इक्वेशन भी दिया हुआ है y इक्वल टू bx स्क्वायर। इसके ऊपर एक कनेक्टर है जो एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा है। हमारे पुराने क्लास 12th लेवल के सवाल में उसमें कांस्टेंट v से रहता था, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द लूप दस फॉर्म्ड एज अ फंक्शन ऑफ y। तो काफ़ी आसान है। अगर ये नॉर्मल एक सवाल होता जिसमें ये जो शेप होता है या पैराबोला ना हो के अगर एक रेक्टेंगुलर रेल होता तो हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती और उसकी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती इस रॉड के कारण, जो रॉड के मोशन के कारण इसके दो एंड पे, वो होती बी वी एल। बी वी होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जो स्पीड होती है वो, और एल मीन्स द लेंथ विच इज़ परपेंडिकुलर टू वी। ओके, वी वी एल। यहाँ भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो वी है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एज ए फंक्शन ऑफ ए पे। ठीक है, और जो एल है वो भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो भी जैसे जैसे कनेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा जो द लेंथ एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो अंदर होगा, वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एल है और वी है वो दोनों चेंज हो रहा है। तो हमें बस क्या करना है, हमें एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है कि अगर ये हमारा सेटअप है और इसमें कनेक्टर t इक्वल टू 0 पे कहीं यहाँ पे था, क्वेश्चन में मेंशन है, और वो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम t पे यहाँ पे चला गया, तो उसने इधर y डिस्प्लेसमेंट किया होगा और इसके अंदर जो उसका लेंथ अवेलेबल होगा वो होगा, मान लेते हैं ये x और ये x। तो किसी भी t टाइम पे वो y डिस्प्लेसमेंट किया है और उसके अंदर का जो लेंथ अवेलेबल है वो 2x है, तो और उसकी एक्सेलरेशन a है। तो t समय बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी u प्लस ए टी, मैंने 0 प्लस ए टी, या हम इसको इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मैंने 0 प्लस 2 ए वाई। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ जाएगी √2a/y। ठीक है, ओके। तो ये हो गई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y। अब जो लेंथ अवेलेबल है अंदर वो है 2x। जो x का फंक्शन है वो चेंज होता रहेगा, हम इसको चाहे तो y में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू bx स्क्वायर। सो इक्वेशन जो है y इक्वल टू bx स्क्वायर, सो x इक्वल टू हो जाएगा √y/b। तो यहाँ पे चाहे तो 2√y/b लिख सकते हैं। उसका हमें मालूम है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी ट्रांसलेटिंग रॉड का, अगर v स्पीड से जा रहा है उसका लेंथ l है, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू v वी एल। सो b की जगह b लिख देंगे, v की जगह पे हम लोग लिख देंगे √2a/y और l की जगह लिख देंगे 2√y/b। ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √y इंटू वाई मीन्स वाई भी बाहर चला जाएगा, अंदर हो जाएगा 2, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8a/b। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये मेथड 1 है, ये अपना मेथड 1 है। इसको मेथड 2 से भी कर सकते थे। कैसे? मान लेते किसी भी t टाइम पे ये रॉड यहाँ पे था और t प्लस dt टाइम बाद ये रॉड थोड़ा सा ऊपर चला गया, dy डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो उसने ये जो एरिया कवर किया वो होगा dA। वो कितना होगा? 2x लेंथ इंटू ये थिकनेस मान लो dy है, क्योंकि अगर ये y t प्राइम पे y पे था एंड t प्लस dt पे ये चला गया y प्लस dy पे, तो जो थिकनेस बनेगा वो dy बनेगा, राइट। सो 2x इंटू dy, ये हो गई अपनी एरिया। अब फ्लक्स निकालना है, स्मॉल फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? b इंटू डी ए। यहाँ इतना एरिया में जो एक्सपोज हुआ उसके कारण जो फ्लक्स हुआ, तो b इंटू 2x इंटू डी वाई।
अब ईएमएफ करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, एक्स को मैं √/y/v लिख सकता हूँ अगेन बाय दिस रिलेशन, और dy/dt मतलब ये वेलोसिटी होता है। सो 2v √/y/v वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी को चाहूँ तो वापस लिख सकता हूँ 2ay जैसे पुट करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी ईजी था ये। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम ये सवाल करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल। ऐसा सवाल भी हम लोगों ने बहुत सीखा जिसमें कोई एक सेमी सर्कुलर कुछ लूप होता है जो रोटेट करता है कांस्टेंट ओमेगा से। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये एंट्री करेगा रोटेट करते तो इसमें एरिया एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। सो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसको काउंटर करने के लिए करंट इसमें इंड्यूस होगा। फिर जब ये पूरी तरह घूम के जब ये एग्जिट करेगा तो उस समय फ्लक्स डिक्रीज होगा क्योंकि एरिया एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। सो द चेंजिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स का चेंज है उसको अपोज करेगा करंट इंड्यूस। तो दोनों केस में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एंट्री के समय भी एग्जिट और बराबर होता क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होती है इसकी। लेकिन इस क्वेश्चन में अ वायर लूप एनक्लोजिंग अ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस ए इज लोकेटेड ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। सी द फिगर। At the moment t equal to 0, the loop is set into rotation with a constant angular acceleration. जो तुमने क्लास 12th में किया है या जेई मेंस में, उसमें ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई थी ओमेगा, बट यहाँ पे अल्फा दिया हुआ, मतलब जो ओमेगा है वो इक्वल टू अल्फा टी है क्योंकि टाइम के साथ साथ ओमेगा चेंज होगा। किस रफ्तार से? ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी। जैसे होता है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस तरह ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो जैसे जैसे टाइम पास होगा ये ओमेगा इंक्रीज करते जाएगा, बहुत तेजी से रोटेट करते हुए बाहर निकलेगा, बहुत कम टाइम लेगा इसका एक रोटेशन में। ओके, so on the okay, find the EMF induced in the loop as a function of t. Draw the approximate plot of the function. The arrow है ना, तो नहीं मालूम है हमें। तो ये बहुत आसान सवाल, इसको हम लोग करते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे ऐसा था। मान लेते हैं कि ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अपना रिंग है वो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। t इक्वल टू 0 पे सेमी रिंग यहाँ पे था। थोड़ा टाइम बाद, मान लेते हैं t टाइम बाद, ये जो पोर्शन है ये यहाँ चला गया, और ये पोर्शन ठीक इसका पॉइंट यहाँ जाएगा, और जो रिंग है वो कुछ ऐसा हो गया। तो दिस, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पोर्शन, ये टी टाइम में हुआ, और मान लेते हैं एंगल जो है वो थीटा है। तो कितना एरिया एंट्री किया इन टाइम टी। सो जो एरिया है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर टाइम टी वो बहुत सिंपल है, वो एक छोटा सा ट्रायंगल के फॉर्म में एक्ट कर रहा है। ये रेडियस आर है, ये अगर थीटा है तो ये आर डी थीटा होगा। तो इसका एरिया क्या होगी? हाफ इंटू बेस मीन्स आर और हाइट मीन्स आर डी थीटा या आर थीटा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, सॉरी। तो यहाँ से हो गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, दिस इज द एरिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो होगा बी इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा, मॉड में हो जाएगी b/2 आर स्क्वायर, और डी थीटा डी टी मीन्स ओमेगा। तो अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमती तो यही होती, लेकिन जो कांस्टेंट अल्फा से घूम रही है तो इसकी जो ईएमएफ होगी वो होगी br²/2 ओमेगा मीन्स अल्फा टी, क्योंकि ओमेगा अल्फा टी होता है। इसका मतलब जो ईएमएफ है इसका, वो कांस्टेंट नहीं है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे विथ प्रॉपर साइन, बिकॉज ईएमएफ जो होता है वो एक्चुअली -d/dt होता है, क्योंकि वो चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करता है। तो फर्स्ट केस में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो उसको अपोज करेगा, तो उसका जो ग्राफ बनता
EMF वर्सेस टाइम, तो वो नेगेटिव ऑफ दिस होता, मतलब माइनस होता, तो नेगेटिव स्लोप होता, बिकॉज EMF विल बी एक्चुअली माइनस r² b अल्फा टी। सो EMF जो है वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव स्लोप में, तो पहले नीचे की तरफ ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन होता। उसके बाद क्या होता, जैसे ही ये रिंग पूरी तरह इसके अंदर ऐसे घूम जाता, उसके बाद धीरे धीरे निकलना शुरू करता, तो इसमें फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो उसको सपोर्ट करेगा इंड्यूस करंट, और वहाँ पे जो अपना EMF होगा वो स्विच कर जाएगा। नेचर वही होगा डायरेक्ट रिलेशन टू टाइम, लेकिन वो स्विच करके अब पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, तो पॉजिटिव टी हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा ऐसे। और देखो ये कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलवेज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ ओमेगा बढ़ता जाएगा, तो जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, तो बहुत ही कम टाइम लेगा। तो इससे थोड़ा छोटा ये बनना चाहिए था, थोड़ा तो ओमेगा गेन कर लिया होगा ना। इस जगह का जो ओमेगा होगा और इस जगह का ओमेगा होगा, ये ओमेगा तेज होगा, क्योंकि इसका अल्फा जो है यूज होके ओमेगा कुछ टाइम तो लगा होगा। मान लो इसमें अगर T/4 टाइम या T/2 भी टाइम लगा होगा, तो उतने टाइम में ओमेगा चेंज हो गया होगा, इसलिए बहुत जल्दी से बाहर निकल जाएगा। फिर जब वो बाहर से निकल के फिर जब एंट्री करेगा वापस, जब ये वापस एंट्री करेगा, तो सेम ग्राफ होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ से स्विच करके नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन स्लोप जो होगा वह नीचे की तरफ होगा, लेकिन बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा टाइम नहीं लेगा, ड्यूरेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज कर चुका है। फिर ये स्विच करेगा, फिर और ड्यूरेशन छोटा होगा, फिर ये स्विच करेगा और ड्यूरेशन छोटा होगा, ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई EMF वर्सेस टाइम के एक शानदार क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक और। ये हो गया, ये भी बहुत आसान है, ये तो मैं बिना कुछ किए करता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, ये एक रॉड मोशन कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कनेक्टर स्लाइड। ईजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस स्लोप के ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रॉड के परपेंडिकुलर है, तो रॉड के परपेंडिकुलर है और रॉड मूव कर रही है, तो उसके दो एंड पे EMF क्या होगा, BVL। BVL/R क्या हो जाएगा, करंट। अब वो करंट क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है ILB, वो फोर्स और स्लोप के डाउन द इंक्लाइन जो लग रहा है mg sin अल्फा, ये दोनों के कारण एक इसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी होगा, है ना। तो ये बहुत आसान हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि ऐसे गिर रहा है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रजिस्टर है। अब हमें मालूम है कि नीचे लगता है mg sin अल्फा, अगर अल्फा है तो ये, और ऊपर लगता है ILB, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक करंट इंड्यूस होगी, तो ये। अब अगर मान लो इसके एक्सेलरेशन A है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक्सेलरेशन A है तो mg sin अल्फा माइनस ILB, I मतलब BVL बाई R, मैंने I की जगह BVL बाई R पुट कर दिया है, ठीक है, इक्वल टू MA। यहाँ से हम A निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। और अगर टर्मिनल स्पीड पूछेगा तो A को 0 करेंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ से V निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर सोचो इसी की जगह पर अगर कैपेसिटर होता और हमें एक्सेलरेशन निकालने बोलता, तो अगर इसमें ऐसा होता, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, यहाँ पे वही रॉड है और यहाँ पे कैपेसिटर होता, सेम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो रॉड होती, इसमें नीचे mg sin ऐसा लगता। इसमें भी हमें सेम ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें हमें करना नीचे की तरफ mg sin अल्फ़ा, पीछे की तरफ ILB, है ना, जो फोर्स पीछे खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि जब ये मोशन करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगा, हमें मालूम है इसके ऊपर क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी, MA। अब इसका जो I है, जैसे पिछले वाले I में हमने क्या लिखा था, BVL/R लिखा था, क्योंकि इसमें रजिस्टर था। इस बार कैपेसिटर है, तो इसका I जो होगा वो होगा dQ/dt, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। अब Q क्या होता है दोस्त, Q होता है CV, है ना, Q होता है CV, सही है। तो dQ/dt C, और V मतलब तो जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, BVL, है ना। जो EMF इंड्यूस होता है रॉड के बीच में, वही ना एज अ बैटरी काम करेगा, जो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा, तो वो BVL।
अब इसमें से अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं तो सी वी एल बाहर जाएगा और डी डी टी ऑफ स्पीड होगा वी, क्योंकि वही चेंज हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा ए एक्सेलरेशन। तो करंट इक्वल टू क्या है, क्या सी वी एल है, यहाँ पुट कर देते हैं एम जी साइन अल्फा माइनस सी बी एल ए, सी बी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर ए इक्वल टू एम ए, हो गई। अब ये हम चाहे तो ए को एक तरफ कॉमन ले लेते हैं, तो एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोस्त, m प्लस सी बी एल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। बस इसको इधर लेके ए कॉमन लेके डिवाइड करते हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन। अगर कोई कैपेसिटर है तो अगर मान लो कि ये ऐसा वर्टिकल ऐसा दिया है, ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 या 90 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2-3-4 सवाल मैंने लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और भी 2 सवाल आपको दिखाता हूँ जो आप करना। ये था एक कैपेसिटर हो गया, ये 4 सवाल ही मैंने यहाँ लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बाय।